हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं पुनः डीवी सर आप लोगों के लिए लाया हूँ फिजिक्स। जैसा कि फिजिक्स में आप लोगों का पहला लेसन चल रहा है, ठीक। और पहले लेसन के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित चीजों के बारे में क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है, ठीक है ना। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपका ये पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। आइए आज के वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 बिंदु आवेश है, एक Q1 है और दूसरा क्या होगा Q2 है। यह दोनों आवेश निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर क्या किए गए, रखे गए, ठीक है ना। अब माना कि आवेश Q1 से Q2 की ओर एक बल F21 तथा आवेश Q2 से आवेश Q1 की ओर एक बल क्या है आपका F12 कार्यरत है। बातें समझ में। मान लीजिए आवेश Q1 से Q2 की ओर एक एकांक सदिश R12 दिष्ट है और इसी प्रकार से आवेश Q2 से Q1 की ओर एक एकांक सदिश आपका R21 क्या है आपका दिष्ट है। बातें समझ में। इस तरीके से जरा ध्यान दीजिए, कूलाम के नियम में आप लोगों को बताया गया था कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो उसी आधार पर यहाँ पे 2 बिंदु आवेश यदि लिए जाएं, ठीक है, तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाले बलों के परिमाण, यानी इसका मतलब है कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला बल आपका F21 है और आवेश Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल क्या है आपका F12 है। यह दोनों बल समान होंगे और इनका परिमाण भी क्या होगा, समान हो जाएगा। बातें समझ में। तो इस तरीके से इन बलों का परिणाम यदि लिखा जाए तो क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। आवेश Q1 के कारण Q2 पर तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बलों का परिमाण यदि लिया जाए तो कूलाम के नियम क्या रहता है, ध्यान देंगे। चूंकि वेक्टर स्वरूप है जिसके परिमाण को माड में F21 बराबर माड में F12 से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है ना। और यह जो बल होगा कूलाम के नियम क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q1 Q2, 2 बिंदु आवेश है तो क्या हो Q1 Q2 अपान इनकी बीच की दूरी का वर्ग यानी R² हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये दोनों आवेश पहले निर्वात में मान लिए गए इसलिए यहाँ माध्यम के पहला का जो मान है वो कितना ले लिया गया, 1 ले लिया गया, ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए परंतु आवेश Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला बल F21, ठीक है, तथा जो एकांक सदिश आपका R12 है, इन दोनों की दिशा एक तरफ है। आइए समझ में। तो इस आधार पर इस बल का जो वेक्टर स्वरूप है यानी इसका सदिश स्वरूप यदि लिखा जाए तो हो जाएगा आपका कितना F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपान R²। देखिए इसकी दिशा में एकांक सदिश डिस्ट हो गया आपका R12 है, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। इसी प्रकार से जरा आगे ध्यान दें, आवेश Q2 के कारण जो Q1 पर आरोपित बल आपका F12 है, ठीक है, तथा ये आपका एकांक सदिश क्या है R21 है। यह दोनों एक ही दिशा में डिस्ट है, ठीक है ना। इस आधार पर इस बल का जो वेक्टर स्वरूप ले लिया जाएगा ये हो जाएगा F12 हो जाएगा। कितना होगा F12 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा कितना Q1 Q2 अपान R² का
हो जाएगी, ठीक है। और वेक्टर एकांक वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दे इस एकांक वेक्टर से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा R21 के बराबर होगा। समीकरण क्या आपका 2 आएगा समझ में। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 यह दोनों समीकरण ही कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आइए समझे, यानी कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के बारे में यदि पूछता है तो दो बिंदु आवेश लेंगे, इसके आधार पर बलों की दिशाएं दिखा करके एकांक सदिशों को दिखा करके इसका पूरा प्रारूप आपको यहाँ तक क्या करना होगा, दिखा देना होगा। तो यही आपका कूलाम के नियम का क्या हो जाएगा, सदिश स्वरूप हो जाएगा, ठीक है ना। जरा ये देखते हैं कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व, ठीक है ना। आइए अब कुछ चीजों के बारे में और जाना जाए, इसका महत्व क्या है। तो ध्यान दीजिए, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को यह सीधे सीधे प्रदर्शित करता है कि इन दोनों बिंदु आवेशों पर जो लगने वाले बल F12 है, सॉरी ये F21 और क्या है F12, यह दोनों बराबर होते हैं परंतु एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी जो पहला इसका महत्व है वह इन आवेशों पर जो लगने वाले बल होते हैं यह दोनों बराबर होते हैं, परंतु एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक। तो विपरीत होगा तो माइनस का चिन्ह पर क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये कैसे आता है, आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दें यहाँ पे जो आवेश Q1 के कारण Q2 की ओर जो डिस्ट एकांक सदिश है R12 और Q2 से Q1 की ओर जो डिस्ट एकांक सदिश आपका R21 है, ठीक है ना, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आइए समझे, जैसे इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा क्या है, इधर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दोनों बल एक दूसरे के सापेक्ष परिमाण में बराबर है परंतु एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है। उस विपरीत की स्थिति को हम देखें तो ये मिल जाएगा आपका, ध्यान दें R12 बराबर माइनस का R21 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जरा आगे ध्यान दें, देखिए ये समीकरण आपका जो 1 लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे R12 है ना, तो इस R12 का मान हम माइनस R21 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दें, अतः समीकरण 1 से आप ये देख पा रहे हैं कि हो जाएगा आपको कितना, F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एक Q1 Q2 अपन क्या होगा R²। और देखिए R12 का जो मान है माइनस R21 के बराबर है, ठीक है। किसकी वजह से जब पुटअप करेंगे तो पूरी वैल्यू माइनस में हो जाएगी और ये हो जाएगा कितना आपका R21 एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर दिएगा, ठीक है ना। और जरा आगे ध्यान दीजिए, देखिए समीकरण में जो 2 है वह F12 बराबर इसके बराबर, ठीक है ना। और यही वैल्यू सेम टू सेम आपका ये है कि नहीं है ना। तो इसके आधार पर ये हो जाएगा आपका F21 इज इक्वल टू, देखिए माइनस है और यह जो बल का मान है वह F12 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा आपका F12 के बराबर हो जाएगा। या इसको थोड़ा सा लिखा जाए तो माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा F12 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा F21 आपका हो जाएगा। आइए समझ में, देखिए ये चीज यहाँ पे है, इससे स्पष्ट होता है कि कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप है वह यह प्रदर्शित करता है कि इन दोनों बिंदु आवेशों पर जो लगने वाले बल हैं यह एक दूसरे के बराबर तो होते हैं, ठीक है ना, लेकिन विपरीत होते हैं। परिमाण में बराबर होते हैं परंतु क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। बात है समझ में। एक चीज ये भी है कि यह दोनों बल जो है इससे सिद्ध होता है कि केंद्रीय बल है, ठीक है। अर्थात इन दोनों बलों की जो दिशा है ना, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा क्या होता है, अदिश होता है। बात है समझ में। तो कूलाम के सदिश स्वरूप के महत्व में ये 2 पॉइंट है कि ये क्रिया है कि ये बल जो होता है बराबर परंतु विपरीत होता है, इस आधार पर सत्य है, ठीक। और नेक्स्ट इसमें बताया गया कि दोनों बल केंद्रीय हैं, ठीक है, और केंद्रीय है तो इस नाते इन बलों की जो दिशा होगी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, अदिश हो जाएगी। बात है समझ में, ठीक। तो अभी कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि 2 बिंदु आवेशों के बीच सदिश स्वरूप में बल क्या होता है। 2 बिंदु आवेशों के बीच सदिश स्वरूप में बल, ठीक है ना। मान लीजिए ये x अक्ष है और एक है आपका y अक्ष है, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष के अंदिश 2 बिंदु आवेश एक Q1 तथा क्या है Q2 क्रमशः A और B पे क्या किए गए, रखे गए हैं,
ठीक है ना। मान लीजिए आवेश Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है पोजीशन वेक्टर वो R1 है, और आवेश Q2 का बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश क्या आता है R2, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दें, यदि आवेश Q2 से Q1 पर लगने वाला बल क्या है F12 हो, ठीक है, तो इस F12 का जो मान है वह कूलाम के नियम के आधार पर इसके सदिश स्वरूप में लिखे, यानी कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान, अब देखिए जो R स्क्वायर लिया जाएगा वह आपका यह पोजीशन वेक्टर R21 आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये R21 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आइए समझ में। इसके साथ साथ जब इसका वेक्टर स्वरूप लिया जाएगा तो B से A की तरफ जो ये डिस्ट वेक्टर है इसका एकांक वेक्टर भी लिया जाएगा, आइए समझ में। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R21 के बराबर आपका हो जाएगा, आइए समझ में। अब चूंकि आगे का ध्यान दें, यहां पे हम एकांक वेक्टर मान लीजिए ये आपका R21 है, तो इसका जो मान होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका R21, ठीक है। इस वेक्टर में इसके परिमाण से क्या करेंगे भाग दे देंगे, यानी R21 से भाग हम दे देंगे तो एकांक वेक्टर R21 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, आइए समझ में। क्योंकि किसी भी एकांक वेक्टर का जब मान निकाला जाता है तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के परिमाण से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो उसका एकांक वेक्टर क्या होता है निकल जाता है, आइए समझ में। अब जरा आगे ध्यान देंगे, यहां यदि हम R21 की हम बात करें तो ये हो जाएगा बिंदु A का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश होगा, और माइनस बिंदु B का क्या हो जाएगा स्थिति सदिश आपका होगा, आई बात समझ में, ठीक। तो जब ये सदिश हो जाएगा तो इसके आधार पे ये हो जाएगा R21 इज इक्वल टू, देखिए बिंदु A का स्थिति सदिश क्योंकि बिंदु A केवल पे अकॉर्डिंग है, ये हो जाएगा कितना आपका R1 माइनस क्या होगा R2, बिंदु B का स्थिति सदिश R2 है, A का क्या है R1, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से यह जो एकांक वेक्टर है आपका R21 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा देखेंगे जरा, इसकी वैल्यू जो है वह आपका है R1 माइनस क्या है R2 बटे, देखिए इसका परिमाण लिया जाएगा, यानी इन दोनों वेक्टरों के अंतर का परिमाण, यानी कितना हो जाएगा R1 माइनस क्या होगा R2 आपका हो जाएगा, आइए समझे। तो फाइनली जो F12 हो जाएगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और ये होगा आपका Q1 Q2 अपान, ध्यान दे देखिए R21 है, इसका मान आपका क्या R1 माइनस R2 है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा। और इस एकांक वेक्टर का मान पूरा ये है, यहाँ पे इसको रखा जा सकता है R1 माइनस क्या होगा R2 और अपान माड में R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक, चूंकि ये दोनों समान है और इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2, देखिए होल स्क्वायर है और इसके घात 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1 माइनस क्या होगा आपका R2 होगा, ठीक है। समीकरण नंबर क्या है 1 हो गया, ठीक है। यह किसके कारण बल था, आवेश Q2 के कारण Q1 पर जो आरोपित बल F12 था इसका मान था, आइए समझ में। ठीक इसी प्रकार से आवेश Q1 के कारण Q2 पर जो आरोपित बल है F21 लिखा जा सकता है, वह यह हो जाएगा कि F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा Q1 Q2 अपान, ठीक है। अब चूंकि पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग इसको लिखा जा सकता है R2 माइनस R1, ठीक है,
का होल क्यूब और ये हो जाएगा R2 माइनस क्या होगा R1 आपका होगा। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया आपका 2। ठीक, देखिए यही दोनों बल यानी F12 और F21 का यह जो मान आया हुआ है यही आपका दो बिंदु आवेशों के बीच सदिश रूप में बल है। बातें समझ में? ठीक, यहां से एक चीज यह सिद्ध हो सकता है कि इन दोनों बिंदु आवेशों पर जो लगने वाले बल F21 है और F12 है। ठीक है, यह दोनों बराबर परंतु एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के अकॉर्डिंग बताया गया था, यहां से भी सिद्ध किया जा सकता है। आइए समझ में कैसे सिद्ध होगा, जरा ध्यान दीजिए। देखेंगे समीकरण 2 से यदि माइनस कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा F21 इज इक्वल टू ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये होगा Q1 Q2 अपान। देखिए इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो चूंकि घात होती है तो माइनस ही होगा क्योंकि विषम घात में माइनस आता है, लेकिन मॉड है तो मॉड से कोई भी वैल्यू क्या होती है ऑलरेडी प्लस ही होता है। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल क्यूब। यहां पे देखिए चूंकि यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट है, यहां से माइनस जब कॉमन करेंगे तो पूरा मान माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका R1 माइनस क्या होगा R2 के बराबर होगा। आइए समझ में। अब यदि हम इसको समीकरण में क्या दे दें 3 दे दें, ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 3 से आप देखें तो समीकरण 1 से F21 का मान देखिए पूरी जो वैल्यू है वह ठीक इसके क्या है बराबर है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अतः समीकरण 1 तथा इससे 3 से ध्यान दे ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू, ठीक है ना, यह पूरा मान देखिए यही है असेंबल F12 के बराबर है तो माइनस क्या हो जाएगा F12 आपका हो जाएगा। आइए समझ में। ठीक, तो इस तरीके से इस कंडीशन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में यह जो बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बल बराबर परंतु एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत होते हैं। ठीक है ना, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जो कौन सा नियम है न्यूटन का तृतीय नियम है। बातें समझ में। ठीक, तो दो बिंदु आवेशों के बीच सदिश रूप में बलों के परिमाण समीकरण 1 और 2 के अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे। ठीक, और ये कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप से स्पष्ट होता है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो कार्य करने वाला जो बल है वह बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है ना, अभी तक के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।